नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जिसे इतिहास के पन्नों में पर्शिया के नाम से जाना जाता है। जी वही पर्शिया जो अपने वास्तुकला और अपने संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन वर्तमान में पर्शिया यानी ईरान, जो कि आज के दिनों में काफी ज्यादा प्रचलित है। प्रचलित क्यों? तो प्रचलित अपने प्रोटेस्ट के लिए, प्रचलित अमेरिका के द्वारा सैंक्शन लगाने के लिए, प्रचलित अपने अंदर हुए सिविल वॉर के लिए। सवाल निकल करके ये आता है कि इसके पीछे कौन सा मुख्य कारण है? ईरान में आखिर चल क्या रहा है? और सबसे अहम सवाल कि क्या भारत इससे प्रभावित होगा? आइए आज के सेशन में चर्चा करते हैं। हर एक मुख्य बिंदु पे बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने आए दिन ईरान से जुड़ी बहुत सारी न्यूज देखी होगी, सुनी होगी। इन दौरान एक शख्स का चेहरा हर जगह हमें देखने को मिलता है। इनको तो आप कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे, लेकिन सवाल ये निकल करके आता है कि कौन है ये? क्या ईरान में चल रहे प्रोटेस्ट का, जो ईरान में खूनी खेल हो रहा है, उसके पीछे कहीं सूत्रधार तो नहीं ये? मैं बता दूं कि ये ईरान के आयतुल्ला हैं। ईरान में धर्म गुरु यानी कि धर्म के जो सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरु होते हैं उसे आयतुल्ला कहा जाता है, और ये ईरान के आयतुल्ला है। आयतुल्ला एक ऐसा पद जो ईरान में सबसे सर्वश्रेष्ठ पदों में आता है। ये धर्म गुरु में सबसे सर्वोच्च गुरु होते हैं, और ये कहा जाता है कि आयतुल्ला इतना पावरफुल पोस्ट है। इनका नाम है आयतुल्ला अली खामेनेई, और अली खामेनेई जो है ये इतने पावरफुल हैं कि जितने भी ईरान में सेना है, चाहे कोई भी संचालन हो, चाहे कोई भी नियम हो, कानून हो, वो इनके द्वारा ही जो है वो चलाया जाता है। मुद्दा कुछ निकल करके यहीं से आता है कि इन्होंने इतना ज्यादा शक्ति बरत दिया है अपने देश में कि वहां की जनता इनसे नाराज हो गई है। हाल ही में अमेरिका ने ईरान के ऊपर लगा दिए सैंक्शन। सैंक्शन क्यों लगाए? तो अमेरिका को ये डर है कि कहीं ईरान जो है न्यूक्लियर पावर न बन जाए, तो इसलिए अमेरिका ने ईरान के ऊपर लगाया सैंक्शन। अब जैसे ही किसी देश के ऊपर सैंक्शन लगता है, उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगा जाती है। इकोनॉमिकल लैंग्वेज में इसको क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे भारत आजादी के बाद क्लोज्ड इकोनॉमी था न्यू इकोनॉमी पॉलिसी से पहले, सेम उसी तरीके से। अब इसका कारण क्या हुआ, इसका प्रभाव क्या हुआ, जरा उसको समझिए। ट्रंप साहब के द्वारा जो है ईरान के ऊपर क्लोज्ड इकोनॉमी कर दिया गया, एक तरीके से सैंक्शन लगा दिया गया। यह कहा गया कि अब ईरान से कोई भी जो है व्यापार नहीं करेगा, और जो देश अगर ईरान से व्यापार करता है तो उस पे 25% टैरिफ लगा दिया जाएगा। टैरिफ लगाने का मतलब क्या है? यानी कि अमेरिका ने बोला कि भैया अगर आप ईरान से व्यापार कीजिएगा तो जब आप हमसे व्यापार करेंगे तो हम आपके ऊपर 25% टैरिफ लगाएंगे। तो इसलिए सारे देश जो है इससे व्यापार करने से पहले कुछ तो सोचेंगे ना भैया। वो अमेरिका है, सुपर पावर है। इसका जो खामियाजा क्या हुआ? तो इसका खामियाजा ये हुआ कि ये जो रियाल है, रियाल ईरान का रुपया है। जिस तरीके से भारत में जो करेंसी है जिसको रुपया बोलते हैं, वैसे ही ईरान में करेंसी को क्या बोलते हैं? रियाल बोलते हैं। और रियाल की ये स्थिति हो गई है कि अगर अभी के समय में आपको 10 रुपए का बिस्कुट खरीदना है, ठीक है, सिंपल एग्जांपल से समझो कि 10 रुपए का बिस्किट खरीदना है तो आपको 1,17,000 रुपए अप्रॉक्स में मानो 1,18,000 रुपए देने होंगे, तब जाके आपको 10 रुपए की बिस्कुट मिलेगी। अब इकोनॉमी इतना डाउन चला गया ईरान में, इतना डाउन चला गया कि वहां की आम जनता जो है महंगाई को झेल नहीं पा रही है। तो ये तो हो गए आर्थिक कारण। अगर आर्थिक कारण के बावजूद हम और भी कारण को देखें तो वहां पे ना तो बोलने की आजादी है,
यानी फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरीके से ये जो आयतुल्ला साहब हैं इन्होंने क्लोज्ड कर रखा है। लड़कियों पे पाबंदी है, यूथ के ऊपर पाबंदी है, कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं, उन्हें जो है हिजाब पहन के ही रहना है, फ्रीडम नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी पाबंदियां थी और कहा जाता है कि किसी को तभी तक दबाया जाता है जब तक वो बर्दाश्त कर सके। अगर किसी चीज को हद से ज्यादा दबाओगे तो वो फट जाएगा। तो सेम उसी तरीके से वहां की जो जनता है इनके ऊपर फट गई है। अब परिस्थितियां हद से बदतर होती जा रही हैं। ईरानी सेना बंदूक लिए सड़कों पे गलियों में खड़े हैं और जनता जो है प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट करी जा रही है। इनका कहना यह है कि जो सरकार के खिलाफ जाएगा उसे सीधे तौर पे जो है वो मृत्यु दंड मिलेगा। मानवाधिकार अलग जो है इनके खिलाफ गुस्से में है। तो सारी जो कंडीशंस है ईरान में वो इनके अगेंस्ट हो चुकी है। इन सभी चीज़ों को अगर आप समझिएगा तो आपको ज़रा थोड़ा और अच्छे से समझाते हैं। समझाने के लिए जो है हम आपको लेकर के चलते हैं ईरान के मैप के ऊपर। अगर ईरान का आप मैप देखोगे तो यहाँ पे आप देखिए ये आपका ईरान है, ठीक है, ये आपका ईरान है। यहाँ पे सबसे फेमस पोर्ट है जिसको चाबहार पोर्ट बोलते हैं और ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत के लिए क्यों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जरा इसको भी एक बार समझिए। जरा गौर से देखिएगा आप, यहां मैं आपको दिखाता हूं, इस नक्शे को गौर से देखिए कि ये आपका भारत है, ठीक है, ये आपका कहां है, ये भारत है आपका। भारत से अगर भारत को व्यापार करना है मिडिल ईस्ट में यानी कि यूरोपियन कंट्री में, तो हमको ये चाबहार पोर्ट चाहिए। ये चाबहार पोर्ट हमें चाहिए तो मैं बताता हूं आपको, क्योंकि अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन को अच्छे से समझे तो भारत यहां से अपने सामान को लेकर के जाता है चाबहार पोर्ट पे और चाबहार पोर्ट से मिडिल ईस्ट में जो है भारत अपने सामान को उतारता है। से लेकर के गया चाबहार पोर्ट और चाबहार पोर्ट से ये अफगानिस्तान होते हुए जो है मिडिल ईस्ट में लेकर के अपने सामान को जाता है और ये जो है व्यापार करता है। अफगानिस्तान से जो है आप देख सकते हैं कि फिर अफगानिस्तान से ये पूरे यूरोप में अपने सामान को जो है वो ट्रेड करके पहुंचाता है। तो इसलिए चाबहार पोर्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां तक आपने ये नक्शे को समझ लिया कि ये भारत है, चाबहार पोर्ट है, यहाँ से आया, यहाँ से अफगानिस्तान में हम लोग घुसते हैं और फिर उसके बाद जो है पूरे मिडिल यूरोप में जो है हम लोग अपने सामान से जो व्यापार है वो करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। लेकिन ये मुद्दा सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों पड़ जाता है कि भारत क्या इससे प्रभावित होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि भारत जो है वो रसिया के साथ भी व्यापार कर रहा है और ट्रंप साहब ने साफ साफ कह दिया है कि भैया आप रसिया से अगर व्यापार करेंगे तो हम जो है आप पे 500% टैरिफ लगाएंगे। अगर हम ईरान से व्यापार बंद नहीं करेंगे तो 25% टैरिफ हमें और भी झेलना पड़ेगा। तो भारत की इकोनॉमी क्या इससे सरवाइव करेगी? ये सवाल निकल करके यहाँ पे तब आता है जब आपको ये समझना होगा कि आखिरकार भारत और ईरान एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते क्या है, यानी कि लेते और देते क्या है, कौन से क्षेत्रों में जो है हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं ईरान से। कि ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो सारी चीज़ें लेते हैं और बदले में हम लोग चाय पत्ती वगैरह जो है ये वहाँ देते हैं, चावल देते हैं, गेहूं देते हैं। तो ये सारे चीज़ हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत जो इतना घूम करके जा रहा है, भारत ऊपर के तरफ से क्यों नहीं चला जाता है डायरेक्ट अफगानिस्तान? तो उसके लिए भी आपको ये चीज़ समझना होगा। अगर इस मैप की हम बात करें तो इस मैप को एक बार अच्छे से आप समझो। अगर आप सोच रहे हैं कि हम जो है डायरेक्ट जमीनी व्यापार क्यों नहीं कर लेते हैं, तो जमीन से व्यापार इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप सबसे पहले इस लोकेशन को समझिए। ये लोकेशन यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया, ये जम्मू कश्मीर हो गया। यहाँ पे आप देखोगे तो पहला तो कि LOC वाला लाइन है, POK है, यहाँ पे LOC है आपका, आगे में POK है और उसके बाद ये जो रेड एरिया देख रहे हो आप, जहाँ पे मैं ऐसे करके क्रॉस कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा ये जो एरिया है ना, ये पूरा आपका हिंदू कुश पर्वत का एरिया है। ये पर्वत 800 किलोमीटर लंबा है, ये पर्वत 800 किलोमीटर लंबा है और 240 किलोमीटर चौड़ा है। तो ये इतना ज़्यादा रास्ता खराब है कि एक तो हम यहाँ इधर से जा नहीं सकते हैं, दूसरा चीज़ कि अगर हम जा भी पाए तो बीच में आ जाता है पाकिस्तान, ठीक है, और पाकिस्तान बीच में आता है, इसलिए डायरेक्ट हमारी अफगानिस्तान की सीमा जो है भारत से जुड़ती नहीं है। तो इसलिए हमारा एक सिंगल सा जो विकल्प है पाकिस्तान को बाईपास करने का, वो सिर्फ और सिर्फ है चाबहार पोर्ट।
तो सबसे पहले यहाँ पे भारत के लिए ये परिस्थितियाँ सामने आती हैं कि 25% टैरिफ का क्या हम सामना करेंगे या फिर हम क्लियर कट चाबहार पोर्ट को छोड़ देंगे। हम डायरेक्टली चाबहार पोर्ट को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हमने इसको छोड़ दिया तो मिडिल ईस्ट से हमारा जो संपर्क है वो पूरा का पूरा टूट जाएगा। वही अगर चाइना का देखा जाए तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकली कॉरिडोर, ये मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्म हुआ था कि किस तरीके से ये जो चाइना है ये हमारे पीओके में घुसता है और पीओके में होते हुए इस्लामाबाद से होते हुए ग्वादर पोर्ट पे पहुंचता है। ग्वादर पोर्ट कहाँ? तो ग्वादर पोर्ट को अगर आपको समझना है तो इस पूरे लोकेशन को अच्छे से समझो। ये देखो, ये आपका पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है जो कि बलूचिस्तान के पास पड़ता है। यहाँ पे चाइना ऑलरेडी जो है मिडिल ईस्ट से व्यापार करने के लिए जो है पहुंच गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो ऊपर की तरफ चला जाता है। तो इसलिए अब यहाँ पे जरूरी है कि भारत जो है ईरान से अपनी दोस्ती को बना करके रखे, क्योंकि अगर ये दोस्ती टूटी तो भारत से चाबहार पोर्ट छूट जाएगा और ना केवल चाबहार पोर्ट छूटेगा बल्कि हमारा जो मिडिल ईस्ट से संपर्क है वो भी टूट जाएगा, जिससे हमें व्यापार में काफी ज्यादा जो है वो क्षति होने वाली है। सो इसलिए यहाँ पे भारत की जो रोल है वो काफी ज्यादा अहम हो जाती है। सवाल यहाँ निकल करके ये भी आता है कि भारत इस परिस्थितियों को कैसे टैकल करने वाला है। साथ में अब बात करते हैं कि ईरान में और क्या परिस्थितियां देखने को मिली है। तो ये सबसे पहले आप देख लो कि आयतुल्ला जो है ये धर्म के सबसे बड़े प्रमुख होते हैं, धर्म गुरु होते हैं, सेना कमांडर वगैरह इनके अंडर में ही आता है और ये राष्ट्रपति के आदेश को भी जो है ना खारिज कर सकते हैं। इतना पावरफुल पोस्ट है आयतुल्ला कि अगर राष्ट्रपति कोई आदेश देता है तो सबसे पहले इनसे विचार करेगा कि भैया ये वाला विचार ठीक है, क्या ये वाला हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर इनको लगेगा कि हाँ भैया ये ठीक है तो हम एग्जीक्यूट करेंगे। इसीलिए ईरान की जो जनता है सबसे ज्यादा हावी हो चुकी है, परिस्थितियां बद से बदतर होने वाली। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि अब ईरान भी ब्रिक्स का मेंबर बन चुका है। आप में से बहुत सारे दोस्त जो ये नहीं जानते कि ब्रिक्स क्या है, तो मैं बता दूं कि ब्रिक्स का मतलब होता है, यहाँ पे आप देख लो स्पेलिंग है BRICS, यानी कि यहाँ पे आपका B स्टैंड फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स के प्रमुख मेंबर थे और 1 जनवरी 2024 से जो ईरान है ये भी ब्रिक्स का सदस्य बन चुका है। तो सवाल यहाँ पे बहुत सारे निकल करके आ रहे हैं। सवाल ये है कि ब्रिक्स के मेंबर होते हुए क्या भारत पे प्रभाव अधिक पड़ेगा, क्योंकि ईरान भी इस मेंबर का सदस्य है। अब सवाल अपने आप में उठे जा रहे हैं। वहाँ जो ईरान है वहाँ की जनता आपा खो रही है। जनता जो है आपा खोने के पीछे प्रमुख रीजन है वहाँ पे क्लोज्ड इकोनॉमी हो चुकी है, बंद अर्थव्यवस्था हो चुका है। अर्थव्यवस्था के कारण वहाँ के सामान जो है आसमान छू रहे हैं, आम जनता एक रोटी खाने को तरस रही है। हमें देखना यह है कि आने वाले समय में भारत इन परिस्थितियों से कैसे निकल करके बचता है। आपसे एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि आप अगर भारत की जगह पे रहते तो आप क्या करने वाले थे? आपका क्या अगला मूव रहेगा? क्या आप 25% टैरिफ के कारण ईरान से व्यापार करना छोड़ दोगे? सिर्फ और सिर्फ 3 संभावनाएं निकल करके आ रही हैं। या तो समय के साथ साथ सरकार अपनी शक्तियों को बढ़ाएगा, या ये जो विद्रोह हो रहे हैं इसको दबाने का प्रयास किया जाएगा, नहीं तो हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया जाए। ईरान की लड़ाई सिर्फ जनता और सरकार की लड़ाई नहीं है। ईरान की लड़ाई है धर्म बनाम आज़ादी की, ईरान की लड़ाई है धर्म बनाम मानवता की, ईरान की लड़ाई है धर्म बनाम भविष्य की। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। आप अपने विचार को जरूर बताइएगा कि आप ईरान को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। धर्म मानवता से बड़ा है? क्या धर्म जीवन से बड़ा है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपने विचार को जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,